हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सोल्यूशन पॉइंट। बच्चों, हम लोग ऑनलाइन टेस्ट नंबर 9 का वीडियो सोल्यूशन देख रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 33 तक को सॉल्व कर लिया था। आज बच्चों उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ गया, देखें। यहाँ पर बच्चों हमसे कहा गया है द अर्थ्स magnetic field at certain place has horizontal component of 0.3 Gauss. Okay, here we are talking about question number 34 and this question says at certain place, किसी जगह पे बच्चों अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है दिस इज इक्वल टू 0.3 गॉस। ओके, दिस इज 0.3 गॉस। ओके, हमसे कहा गया है कि अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0.5 गॉस हो तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप क्या रहा होगा। बच्चों हमें पता है अगर एंगल ऑफ डिप थीटा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दैट कैन बी गिवन हियर BE टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनटू कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर बच्चों अगर एंगल ऑफ डिप थीटा है तो यहाँ पर BE कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू BH। ओके, this is given in the question 0.3 and again question says here total earth's magnetic field 0.5 gauss। okay, यहाँ पर बच्चों BE यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का टोटल वैल्यू हमको उन्होंने दे रखा 0.5 गॉस इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0.3 गॉस। बहुत ज़्यादा यूनिट के बारे में हम मत सोचिए बिकॉज गॉस एंड गॉस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगा 3/5 यानी कि थीटा की वैल्यू बच्चों हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। यही हमारा एंगल ऑफ डिप होगा। अब एक बार देखते हैं क्या ये ऑप्शन में मिल रहा है। तो बच्चों ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। थोड़ा सा टेन और साइन के टर्म में भी लाके इसको चेक कर लेते हैं। सपोज करिए एक कोई ट्राइंगल, यहाँ पर एंगल थीटा है, कॉस थीटा अगर 3/5 है इट मीन्स हाइपोटेनस की यहाँ पर बच्चों बेस की वैल्यू 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर बच्चों 4 आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आप जानते हो। ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मैं टेन थीटा के टर्म में देखूँ तो ये आ जाएगा बच्चों 4/3 यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ के अंदर हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3। ऐसे आ गए बच्चों। इसको ज़रा सॉल्व करके हम लोग देखते हैं क्या आने वाला है। यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करके देखें यहाँ के अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ऑप्शन में जा कर के इसको देखें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ के अंदर करेक्ट जा रहा है तो करेक्ट मैचिंग जो मुझे दिख रहा है बच्चों वो है ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट मैचिंग विल बी हियर ऑप्शन सी। ओके बच्चों, this was the solution for the question number 34. Now let's proceed down to question number 35. Now we have question number 35 आपके सामने। देखें आप लोग बच्चों, यहाँ पे हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, the real angle of dip if magnet is suspended at 30 degree to the magnetic meridian and the dip needle makes an angle of 45 डिग्री विद दी हॉरिजेंटल। बच्चों हमें पता है वी आर टॉकिंग हियर अबाउट क्वेश्चन नंबर 35। हमें पता है जब हम लोग एंगल ऑफ डिप बच्चों मेजर करते हैं तो एंगल ऑफ डिप बेसिकली हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन में मेजर करते हैं। सपोज करिए ये कहीं पे बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन रहा हो, ये मैग्नेटिक मेरिडियन रहा हो, इसमें जो एंगल ऑफ डिप मेजर होता है बच्चों वो ट्रू एंगल ऑफ डिप होता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पे क्या किया गया है, मैग्नेट इज सस्पेंडेड एट 30 डिग्री टू दी मैग्नेटिक मेरिडियन यानी मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री एंगल पर कोई प्लेन रहा होगा और उसमें मैग्नेट सस्पेंडेड है। यहाँ पे बच्चों इस तरह से मैं एक और प्लेन यहाँ इमेजिन कर रहा हूँ ऐसे। अब ये तो ढक जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा, ये नीचे हो गया। यहाँ पर बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन से ये कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है। एंड डिप नीडल मेक्स एन एंगल
मेक्स एन एंगल, कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री विद दी हॉरिजेंटल। बच्चों यहाँ पर अगर हॉरिजेंटल कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का BH रहा हो मैग्नेटिक मेरिडियन में, तो यहाँ पर बच्चों ये वाले प्लेन में इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये एंगल फाई है, समझिएगा बच्चों, अगर ये एंगल फाई है तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल वाला आया, ये BH डैश में मान लूंगा, जो कि यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों BH cos फाई होगा ना, ये मेरे पास आ जाएगा BH cos फाई, ऐसे आ गया। देखिए आप लोग यहाँ पर बच्चों अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि चाहे मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें या फिर यहाँ पर नए वाले प्लेन की बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों में एक ही होगा। और यहाँ पर जब मैग्नेटिक नीडल को लटकाया गया इस प्लेन में, तो इस प्लेन में जो मैग्नेटिक नीडल है बच्चों वो हॉरिजेंटल की दिशा से बोल रहा 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ऐसे। इसका मतलब बच्चों ये जो अपैरेंट एंगल ऑफ डिप जिसको हम कहते थे, सपोज थीटा डैश में मान लूँ, ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया 45 डिग्री। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया बच्चों कि रियल एंगल ऑफ डिप क्या होगा, रियल एंगल ऑफ डिप जो मैग्नेटिक मेरिडियन में हम लोग मेजर कर रहे होते। तो देखो अगर ये नए वाले प्लेन में, ये नया प्लेन जो है इसको न्यू प्लेन मैं नाम दे देता हूँ, इन न्यू प्लेन, अगर बच्चों नए वाले प्लेन में मैं यहाँ पर अपैरेंट एंगल ऑफ डिप को निकालने जाऊँ, तो बच्चों यहाँ अपैरेंट एंगल ऑफ डिप निकालने के लिए मैं क्या कहूँगा, सर यहाँ के अंदर जो हमारे पास tan थीटा डैश होगा वो हो जाएगा BV अपान BH डैश, यही ना, बोलो बच्चों। यहाँ के अंदर बेटा इसको मैं लिखूँगा BV अपान BH, और यहाँ के अंदर बेटा ये आ जाएगा cos फाई। अब सारे चीज़ों की वैल्यू रख देना है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, BV अपान BH इसको अलग करूँ तो ये बच्चों tan थीटा के बराबर होगा, यहाँ पर थीटा क्या है, रियल एंगल ऑफ डिप जो मैग्नेटिक मेरिडियन में मेजर किया जाता है। तो यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा डैश, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई cos फाई। अब यहाँ पर इस प्रकार से मैं क्या देख रहा हूँ बच्चों, मेरे पास आ जाएगा tan थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा डैश इंटू cos फाई, ऐसे आ गया। अब सबकी वैल्यू रख लेते हैं हम। यहाँ पर बच्चों tan थीटा डैश इज द अपैरेंट एंगल ऑफ डिप इन न्यू प्लेन विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा tan ऑफ 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई cos फाई, और cos फाई की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर जो दिया है, ये कह रहा जो एंगल यहाँ मेजर किया जा रहा है, ये BH को बताया है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने डिग्री पर है, शायद 30 डिग्री पर। यस, यहाँ के अंदर बच्चों ये मेरे पास हो गया cos 30 डिग्री। अब देखिए tan 45 मीन्स 1, cos 30 डिग्री इन दी सेंस स्क्वायर रूट के अंदर 3/2, ये होगा बच्चों। इस प्रकार से बेटा यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 3/2, दिस मीन्स थीटा वुड बी हियर tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 3/2, ऐसे आ गया बच्चों। यही यहाँ के लिए आंसर होगा। अगर इस आंसर की मैचिंग मैं गिवन ऑप्शंस में से कराऊँ तो बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट चॉइस हमें दिख रहा है वो होगा ऑप्शन ये। ओके, करेक्ट चॉइस विल बी हियर ऑप्शन ए। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विथ टेम्परेचर फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई। बच्चों किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात हम लोग कर रहे हैं बेटा। देखो, किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, पहली बात वो निगेटिव होती है, और दूसरी बात टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पर बच्चों हम कहेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यहाँ पर बच्चों डायामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए दो बातें, निगेटिव और स्मॉल।
स्मॉल भी कह सकते हो, और साथ ही साथ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर बच्चों इसका एक ऑथेंटिक ग्राफ बनाएं तो ऐसे कुछ बन के आएगा। यहाँ पर ये हो गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए एक एक्सिस, और ये हो गया बच्चों यहाँ टेम्परेचर T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के लिए। अब यहाँ पर निगेटिव दिखाना है और कांस्टेंट दिखाना, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ससेप्टिबिलिटी पर बच्चों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ के अंदर बेटा ये जो ग्राफिक्स होगा समव्हाट लाइक दिस, यहाँ पर कांस्टेंट ग्राफिक्स इस तरह से चल रहा होगा। और ऑप्शन में अगर मैं फिल्टर करने जाऊँ तो करेक्ट चॉइस जो हमें दिख रहा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए हो जाएगा कौन सा ऑप्शन बच्चों, करेक्ट चॉइस विल बी हियर ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 37। देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 सेज द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ E with time t in a coil of short magnet in a coil if a short magnet is moved along its axis a constant velocity is best represented by। बच्चों यहाँ पर इस तरह से कोई एक सोलेनॉइड, कोई एक कॉइल है, ऐसे ऐसे यहाँ पर इसके अंदर एक छोटा सा कोई बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट इसके अंदर जा रहा है, कहीं पर साउथ पोल होगा, कहीं इसका नॉर्थ पोल होगा। यहाँ पर साउथ इधर, नॉर्थ इधर दिया है, और यहाँ के अंदर बच्चों ये इसके एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से एंट्री ले रहा है, कभी एग्जिट भी करेगा। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब ये मैग्नेट बच्चों इसके अंदर जाएगा, जब ये मैग्नेट इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, अंदर जाने की कोशिश में होगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ के अंदर क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। अगर ये क्लोज होता तो इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो होता। तो यहाँ पर ये अपने आप को बच्चों मैं बताया हूँ एक मैग्नेट बनाने की कोशिश करेगा एक तरह से। अगर ये क्लोज होता तो यहाँ पर ये मेरे पास बन जाता नॉर्थ पोल, नॉर्थ के आने का अपोज, तो ये बन जाता साउथ। लेकिन एक समय जब इससे ये एग्जिट हो रहा होगा बच्चों, कभी ना कभी ये इसको पार करके पूरा इससे बाहर निकल रहा होगा, साउथ यहाँ, नॉर्थ यहाँ, ऐसे। तो बच्चों साउथ के दूर जाने का अपोज होगा। इट मीन्स यहाँ साउथ बनने की कोशिश होगी, सॉरी यहाँ नॉर्थ बनने की कोशिश होगी, क्योंकि इस बार अट्रैक्शन हो रहा होगा, इस बार रिपल्सन था। नॉर्थ अगर इसके करीब आ रहा था तो नॉर्थ के आने का अपोज, और साउथ बच्चों अगर इससे दूर जा रहा तो साउथ के जाने का अपोज, यानी अब अट्रैक्शन होगा। यहाँ नॉर्थ बना तो यहाँ क्या बन जाएगा, साउथ। तो एक चीज़ तय है, इसके अंदर बच्चों जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी पोलरिटी चेंज होगी, पहले पॉजिटिव तो फिर निगेटिव, या फिर पहले निगेटिव माने तो फिर पॉजिटिव। अगर ऑप्शन के थ्रू जाके देखें कि कौन सा यहाँ बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, तो बच्चों एक ही ऑप्शन ऐसा है, ज़्यादा सोचना नहीं है, एक ही ऑप्शन ऐसा है बच्चों जिसमें पोलरिटी चेंज होती हुई दिखाई गई है, ये होगा ऑप्शन बी। बाकी सभी ऑप्शन में किसी में भी पोलरिटी चेंज नहीं कराई गई है, इसलिए बेटा और कोई भी ऑप्शन पे यहाँ विचार नहीं कर सकते। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके बेटा, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। नाउ लेट्स एंजॉय question number next one. Now we have question number 38. Question number 38 बच्चों आपके सामने है। देखें इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है a flexible wire bent in the form of a circle is placed in a uniform magnetic field। बच्चों यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल वायर है और वो एक सर्कल के रूप में बेंड करके किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। बच्चों यहाँ पर ये कोई वायर था, उसको मोड़ करके एक सर्कल का रूप दे दिया गया, एक लूप बना दिया गया, और यहाँ पर एक ऐसे स्थान पे इसको रखा गया, ऐसे पोजीशन में रखा गया है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड वायर के यानी इस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, आगे हमसे बोला गया है द रेडियस ऑफ द कॉइल चेंजेज एज शोन इन द ग्राफ।
कॉइल का जो रेडियस है बच्चों उसको चेंज करता हुआ माना गया है, और यहाँ पर रेडियस के चेंज होने का पैटर्न एक ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है इस तरह से। यहाँ पर बच्चों रेडियस के लिए यहाँ एक्सिस लिया गया वाई एक्सिस पे, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे बच्चों यहाँ पर टाइम के साथ चेंज होने की बात कही गई है, तो यहाँ पर टाइम की एक्सिस होगी ऐसे। हमसे ये कहा गया है कि सर आप ये बताइए द रेडियस ऑफ द कॉइल चेंजेज एज शोन इन द फिगर, ग्राफ ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। बेटा जब कहीं पर किसी भी लूप से या किसी भी कॉइल से होकर फ्लो होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, और अगर वो क्लोज है तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट भी चल रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। तो यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि भाई यहाँ पे जो रेडियस है, पहले देखिए ग्राफ में रेडियस पहले कांस्टेंट बनाया है, फिर रेडियस बच्चों यहाँ पर t इक्वल टू 1 सेकेंड या जो भी यूनिट रहा हो, इसके बाद रेडियस को लीनियरली बढ़ता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ समय तक लीनियरली बढ़ा हुआ है रेडियस, देन यहाँ पर ये क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। इस तरह से सिचुएशन एग्जिस्ट कर रहा है, रेडियस यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट हो गया ऐसे। सब लोग ध्यान से समझें मेरे प्यारे बच्चों, हमसे कहा गया है ग्राफ ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज बेस्ट। बेटा देखो यहाँ पे और यहाँ पे रेडियस इसका कांस्टेंट है, और अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रेडियस भी कांस्टेंट रहेगा तो इसका एरिया कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि अगर हम यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की बात करें, तो इस पॉइंट से 0 पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा अगर रेडियस कांस्टेंट है तो बच्चों यहाँ पर ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0, इधर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। ओके, यहाँ टाइम के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ डेवलप नहीं होगा। अब रहा सवाल इसमें मैं देख रहा हूँ रेडियस लीनियरली आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये होगा बच्चों रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यहाँ से यहाँ तक के रीजन में आप कह सकते हो रेडियस क्योंकि लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, रेडियस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ओके, यहाँ के अंदर बेटा अब ध्यान दीजिए एक बात का मेरे प्यारे बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई ओवर डी टी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जितने भी ऑप्शंस यहाँ हैं, सारे के सारे ऑप्शंस में बच्चों यहाँ पर कोई भी निगेटिव की तरफ कोई भी ग्राफ नहीं दिखाया गया, मतलब केवल मैग्नीट्यूड से हमारा यहाँ मतलब होगा। यहाँ पर बच्चों मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ। देखिए यहाँ के अंदर हो जाएगा बेटा डी ओवर डी टी, फाई के जगह पर सिंपली यहाँ बी डॉट ये करेंगे तो इस केस में या तो माइनस बी ए आएगा या तो प्लस बी ए, या तो बी और ए के बीच में एंगल 0 आएगा या तो 180। केवल हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ सिंपली बी इंटू ये लिख देता हूँ, बी ए कॉस 0 करेंगे या बी ए कॉस 180 करेंगे, मैग्नीट्यूड बी इंटू ए के बराबर ही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास बी तो कॉन्स्टेंट है, ये हो गया डी ए ओवर डी टी। ओके, जहाँ तक ये का सवाल है एरिया का, इस लूप के एरिया का सवाल है बच्चों, इस लूप का एरिया मेरे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डी ए ओवर डी टी का मतलब डी इंटू पाई आर का स्क्वायर ऐसे हो गया ओवर डी टी। ओके, इस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो बच्चों हो जाएगा बी इंटू यहाँ के अंदर पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 2r, और यहाँ आ जाएगा डी आर ओवर डी टी। डी आर ओवर डी टी बच्चों ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ से यहाँ तक डी आर ओवर डी टी कॉन्स्टेंट होगा, एक तरह से स्लोप हो गया क्योंकि ये ग्राफ कैसा गया है, लीनियर गया है। तो इस तरह से बच्चों ये चीज़ कांस्टेंट हो गया, ये तो कांस्टेंट है ही, और यहाँ पर क्योंकि ग्राफ लीनियर है ये भी कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या, 2 भी कांस्टेंट है, बचा r, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। यानी कि यहाँ पर बच्चों अगर इसका बदलाव देखें तो रेडियस क्योंकि टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
इंड्यूस्ड ईएमएफ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम में अगर बदलाव देखें तो लीनियर होगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा वो लीनियर इस तरह से बच्चों वेरिएशन दिखाएगा और फिर बच्चों यहाँ के बाद ये ग्राफ ऐसे जीरो लेवल पे आ जाएगा। अगर ऑप्शन में जाके करेक्ट ऑप्शन हम खोजने का प्रयास करें बच्चों तो स्पष्ट रूप से यहाँ दिख रहा है करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, दिस is the solution for the question number 38. Now let's enjoy question number next one. Now we have question number 39. देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है a wheel with 10 metallic spokes each of 0.5 meter long is rotated with a speed of 120 revolution per minute. Okay. इन ए प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड ऑफ 0.4 गॉस। बच्चों इस तरह से जैसे साइकिल का पहिया होता है इस तरह से कोई एक स्ट्रक्चर बता रहा है और इसमें बच्चों क्या है इस तरह से तीलियां लगी हुई हैं, ऐसे एक्जल्स लगे हुए हैं, ऐसे बच्चों यहाँ पर स्पोक्स लगे हैं ऐसे ऐसे और इनकी संख्या कितनी है 10 है 10 है। ओके, यहाँ के अंदर बच्चों क्या कहा गया है कि एक ऐसे जगह पे इसको रिवॉल्व कराया जा रहा है, यहाँ के अबाउट बच्चों ऐसे घुमाया जा रहा होगा जहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर अपवर्ड या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड कहीं भी मान सकते हो। एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भरा हुआ है ऐसे, यहाँ पर बच्चों इसी मैग्नेटिक फील्ड में इसको रिवॉल्व कराया गया है, इसी मैग्नेटिक फील्ड में इसको बच्चों रिवॉल्व कराया गया है। क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.4 गॉस है। इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम, एक्सल मतलब ये वाला पॉइंट मान लिया पॉइंट ओ है और यहाँ रिम पर कोई पॉइंट पी मान लिया। पॉइंट ओ और पॉइंट पी के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी ये मुझसे पूछा गया है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, किसी एक की बात करें, अगर कोई बच्चों यहाँ पर ऐसे एक रॉड हो और उसको उसके इंड के अबाउट ऐसे घुमाया जाए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो इसके दोनों इंड के बीच में इस यहाँ से फिक्स है और ये ऐसे घुमाया जा रहा है। अगर इसका लेंथ बच्चों यल होता है तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि यहाँ पर इसके दोनों इंड के क्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा वो आ जाता है बेटा यहाँ पर हाफ बी ओमेगा यल स्क्वायर, यही होता है ना। इसी तरह यहाँ पर बच्चों एक नहीं ऐसे 10 हैं और 10 में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा क्योंकि 10 के की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, यल सेम है, बी सेम है सबके लिए, इसलिए 10 में पूरे के पूरे 10 स्पोक्स के अंदर क्या होगा यहाँ पर सेम ईएमएफ डेवलप होगा। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ के अंदर जो हमारे पास एक में डेवलप होगा उसको मैं निकालता हूँ हाफ बी। बी इन दी सेंस कितना दिया था क्वेश्चन में बच्चों, आपको बोर्ड पे दिख रहा, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल ऐसे हूँ। यहाँ पर बच्चों B के लिए वैल्यू दिया गया है 0.4 गॉस, ये हो गया 0.4, ध्यान रहे गॉस सीजीएस यूनिट दिया है, टेस्ला में बदलेंगे तो इंटू 10 की पावर -4 करना पड़ेगा। ओमेगा को लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे 2 पाई एफ, यहाँ के अंदर 2 पाई इंटू एफ, एफ के जगह पर बच्चों यहाँ पर है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो पर सेकेंड कितना होगा 120 डिवाइडेड बाई 60 दैट मीन्स 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हो गया। यहाँ पर यल का स्क्वायर, प्रत्येक का लेंथ बच्चों 0.5 मीटर है यानी 1/2 मीटर है, 1/2 मीटर का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ के अंदर आ जाएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ गया। अब देखो यहाँ के अंदर बच्चों क्या क्या यहाँ कैंसिलेशन हो रहा है, ये टू यहाँ से कैंसिल। अब क्या बचा यहाँ के अंदर बच्चों, ये मेरे पास आ जाएगा हाफ इंटू 0.4 इंटू पाई, यहाँ पर बच्चों ये 0.2 बचा इंटू पाई, पाई के जगह पर रख लीजिए 3.14, यहाँ पर बच्चों पाई के स्थान पर आ गए, ये हो गया सॉल्व कर लिया मैंने, इंटू यहाँ के अंदर बेटा ये हो जाएगा 10 की पावर -4। इंड्यूस्ड ईएमएफ एक में कितना होगा हम लोगों ने निकाल लिया। एक काम करते हैं,
इस 0.2 का पॉइंट हटाएंगे, अगर इसको 2 करेंगे तो यहाँ एक पावर माइनस में बढ़ाना पड़ेगा, -5 हो जाएगा। ओके, अब बच्चों इसको हम थोड़ा और सॉल्व करें तो आ जाएगा 6.28 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट। अब देखो एक में इतना डेवलप हुआ, और यहाँ पर बच्चों अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चारों उंगलियों को कर दीजिए, वेलोसिटी के अलांग बच्चों यहाँ पर थंब को कर दीजिए हथेली के परपेंडिकुलर। इधर बच्चों जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज खिंच जाएगा, इधर निगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो इसको मैं क्या करूँगा, एक इमेजिनरी सेल से रिप्लेस कर दूंगा। अब देखो ये मेरे पास, मैं फिर से बना रहा हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान से देखना, ये वो लूप है या वो पहिया है जो भी सवाल में दिया गया है, रिम है जिसमें स्पोक्स ऐसे लगे हुए हैं। एक स्पोक में अगर इसके सिमिलर मैं देखूं तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ जो है उसकी वैल्यू मान लीजिए ई है। अब ऐसे कितने हैं, ऐसे बच्चों यहाँ पर 10 होंगे, तो 10 में ऐसे ई डेवलप होगा, 10 में ई ऐसे डेवलप होगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ 10 के 10 में ई के बराबर डेवलप होगा। ऐसे जितने भी होंगे मैं यहाँ ऐसे डॉट डॉट बना के छोड़ देता हूँ, ऐसे छोड़ देता हूँ और समझ जाइएगा। 1 2 3 ऐसे कितने हैं, लास्ट में कौन सा आएगा, लास्ट में बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 10, ये 10वां है, और 10 में ई के बराबर होगा। अगर एक पॉइंट मेरा ये ओ है और यहाँ एक पॉइंट मैंने पी मान रखा था, तो अगर बच्चों ओ और पी के बीच में मैं जाऊँ देखूँ कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँ तो इसका पॉजिटिव जो प्लेट होगा वो ओ से और निगेटिव प्लेट पी से। इसी तरह प्रत्येक का पॉजिटिव प्लेट ओ से और निगेटिव प्लेट कहाँ से है, पी से। प्रत्येक का पॉजिटिव प्लेट बच्चों ओ से और निगेटिव प्लेट कहाँ से है, पी से। ऐसे सभी का होगा, जितने हैं 10 के 10 सबका। अब एक तरह से जैसे मैं मान लूँ कि आइडियल बैटरी 10 लगा दिए जाएं और सभी के सभी आइडेंटिकल हों, एक का ईएमएफ ही अगले का ही है, सेम पोलरिटी में एडेड हैं, तो बच्चों यहाँ पर पॉइंट ओ और पी के बीच का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो उतना ही होगा जितना प्रत्येक का था, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, कोई लॉस होना नहीं, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ कंसीडर करना नहीं है। और इसको हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इट मीन्स बच्चों ई बिटवीन ओ एंड पी दिस विल बी इक्वल टू 6.28 इंटू 10 की पावर -5, जो यहाँ मैं निकाल चुका हूँ, इतने वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। ऐसे आ गया। अगर मैं ऑप्शन में जाके बच्चों करेक्ट मैचिंग यहाँ कराऊं तो आई थिंक करेक्ट मैचिंग जो यहाँ पर हो रहा है वो है ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों आपके सामने रहा, देखें आप लोग। कहा गया है इन एन एसी सब सर्किट द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 0.2 ओम एट सर्टेन इंस्टेंट VA माइनस VB इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। देखो बच्चों, यहाँ पर एक सर्किट का कोई पार्ट बना के दिखाया गया है और यहाँ पर इस तरह से पार्ट बना के दिखाया गया, एक कोई इंडक्टर है और इसी के सीरीज में बेटा कोई एक रेजिस्टर ऐसे लगा हुआ है। ओके, यहाँ पर सवाल ये है R की वैल्यू यहाँ गिवन है, R की वैल्यू बच्चों 0.2 ओम है और यहाँ पर L की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा, चलो कुछ होगा ही। कहा गया है कि VA माइनस VB किसी इंस्टेंट पर किसी क्षण, हालांकि परिवर्तनशील है लेकिन किसी पल यहाँ पर बोला गया है पॉइंट A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB दिस इज गिवन हियर। कितना दिया बच्चों, 0.5 वोल्ट। ओके, दिस इज गिवन हियर 0.5 वोल्ट। ओके, हमसे कहा गया है कि यहाँ पर I की वैल्यू 0.5 एम्पियर उस समय के लिए है, जिस टाइम की बात किया है, जिस इंस्टेंट की बात किया है, उस समय I मीन्स करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर के इक्वल है। ओके, बहुत अच्छी बात। हमसे कहा गया है कि सर आप ये बताइए अगर DI और DT, क्या जानकारियाँ दी गई हैं, DI और DT मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर प्लस साइन के द्वारा दिखाया गया है 8 एम्पियर पर सेकेंड। ओके,
फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल का इंडक्टेंस यहाँ के अंदर क्या होगा। तो बच्चों देखो, जब ऐसे किसी सर्किट को हम सॉल्व करते हैं जिसमें इंडक्टर होगा, तो इसका मैंने आपको दो तरीका बताया था। एक तरीका ये बताया था कि इंडक्टर को रिप्लेस कर दो उसके इक्विवेलेंट सर्किट से, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। और एक तरीका बताया था कि वहाँ पर एल डी आई और डी टी रखो, डी आई और डी टी की वैल्यू रखो, जो भी तरीका था। तो हम एक काम करते हैं, इसको सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं। बच्चों होगा क्या, ये पॉइंट ये है, इसमें से इस समय करंट VA माइनस VB, मतलब करंट ऐसे जा रहा होगा और सर्किट में करंट की डायरेक्शन नहीं शो की गई है, हाई टू लो वोल्टेज में मान के चलूँगा, ऐसे करंट जा रहा होगा, ओके। यहाँ पर बच्चों ये करंट इंक्रीजिंग नेचर का दिखाया गया है, इट मीन्स यहाँ फ्लक्स बढ़ रहा होगा। यहाँ पर बच्चों करंट के घटाने का प्रयास करेगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर डेवलप होगा। मैं बता चुका हूँ इस सब बात डिटेल में। तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा जो बढ़ते हुए करंट को घटाना चाहेगा। इट मीन्स इसको अगर मैं एक इमेजिनरी सेल से रिप्लेस करूँ तो वो सेल कुछ ऐसे होगा, ओके। इसका वोल्टेज हो गया VL, समझ में आया बच्चों। यहाँ पर मेरे पास आ गया R, रेजिस्टेंस हो गया, और ये रहा पॉइंट B। यहाँ पर बच्चों अगर मैं वही कॉन्सेप्ट जिसको मैंने डॉक्टर झोला नाम लेके समझाया था उसको मैं यहाँ यूज़ करूँ तो मेरे पास क्या होगा, VA माइनस ऑफ VL, प्लस टू माइनस जा रहे हैं, माइनस ऑफ VL, और यहाँ पर क्योंकि करंट की दिशा में जा रहे हैं तो माइनस ऑफ हो जाएगा I इंटू R इक्वल टू क्या हो गया, VB। समझ में आया बच्चों। यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा बेटा VA माइनस ऑफ VB इक्वल टू VL प्लस ऑफ I इंटू R। अब एक काम करते हैं, जो जो वैल्यूज मुझे मालूम है रख देता हूँ मैं। VA माइनस VB डायरेक्ट हमें गिवन है 0.5 वोल्ट, इसके जगह पर बच्चों मैं 0.5 रख लेता हूँ, इक्वल टू VL, VL इन दी सेंस यहाँ के क्रॉस वोल्टेज जो कि होता है LDI और DT, ये हो जाएगा बेटा LDI और DT। यहाँ केवल मैग्नीट्यूड रखना है, साइन वगैरह तो आपने पहले ही बैलेंस कर लिया, यहाँ पर क्या रखना है क्या नहीं, ओके। अब सिंपल सर्किट आपको सॉल्व करना है। यहाँ के अंदर बेटा प्लस ऑफ हो जाएगा I इंटू R, वैल्यूज रखते हैं। दिस इज 0.5, L की वैल्यू हमें पता करना है, DI और DT सीधे सीधे हमको दिया गया है 8। करंट की वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम के लिए 0.5 है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों 0.2 है, 0.2, ओके। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 0.5 इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ L, और यहाँ पर हो जाएगा 5 2 जा 10, 0.10, यानी कि बच्चों ये आ गया 0.1 सीधे सीधे। यहाँ पर बेटा 8L की वैल्यू हो गया 0.4, यानी कि L की वैल्यू हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 8। समझ में आया बच्चों। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि L की वैल्यू हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -1, यानी 0.05 हेनरी, ओके। यहाँ पर बच्चों ये होगा सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, इस कॉइल या इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस। अगर ऑप्शन में मैं करेक्ट ऑप्शन को खोजूं कि कौन सा यहाँ होना चाहिए, तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है वो होगा ऑप्शन सी, ओके। Correct choice that we will consider here, this will be option C, okay बच्चों। Now let's move down to question number next. Now we have question number 41. Question number 41 says the current in LR circuit builds up to 3/4 of its steady state value in 4 seconds during charging, okay। बच्चों LR सर्किट में जब यहाँ के अंदर चार्जिंग का केस होता है तो हमारे पास एक ऑप्शन, एक बच्चों इक्वेशन आता है ऐसे केस में, I इक्वल टू I0 1 माइनस ऑफ E की पावर -R बाई L इंटू T, ऐसे होता है, ओके। सवाल में ये कहा गया है कि जो करंट है वो स्टेडी स्टेट करंट का 3/4 हो गया, कितने सेकंड में,
4 सेकेंड में। यहाँ पर बच्चों इसका मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ आई नॉट, आई इक्वल टू यहाँ के अंदर हो गया आई नॉट 1 माइनस ई की पावर। बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा r माइनस आर बाई एल, माइनस आर बाई एल, और t के जगह पर हम लिख देंगे 4 सेकेंड। समझ में आया बेटा? हमसे कहा गया बताइए टाइम कांस्टेंट इस सर्किट का क्या रहा होगा। बच्चों एल आर सर्किट का टाइम कांस्टेंट जो होता है वो होता है एल बाई आर, यानी आर बाई एल का मतलब अगर टाइम कांस्टेंट को बच्चों टाइम कांस्टेंट यहाँ के अंदर जनरली टाउ से दिखाते हैं जो कि होता है एल बाई आर, तो आर बाई एल का मतलब 1 टाउ। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा आई नॉट, यहाँ के अंदर बचेगा 3/4 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर, कितना हो जाएगा बच्चों, ई की पावर माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई टाउ, ऐसे इसको लिख सकते हैं। समझ में आया? इसको यहाँ टाउ की वैल्यू रख दीजिए, आर बाई एल या एल बाई आर के स्थान पर टाउ, आर बाई एल के स्थान पर 1 टाउ, ऐसे बन जाएगा इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों ई की पावर माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई टाउ, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3/4, दैट मीन्स 1/4, ऐसे हो गया। बच्चों इस प्रकार से ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई टाउ, दिस विल बी इक्वल टू 4। दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लिया एक तरह से, ऐसे आ गया। मेरे प्यारे बच्चों दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। अगर लॉग यहाँ पर लेंगे नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग का मतलब बेस ई, ये हो जाएगा ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई टाउ, इतने का नेचुरल लॉग लिया हमने, इतने का, ओके, इक्वल टू नेचुरल लॉग जिसका बेस ई होगा, और यहाँ के अंदर आ गया 4 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 2। देखिए सब लोग मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई टाउ, 4 डिवाइडेड बाई टाउ, पावर बाहर आ गया, यहाँ भी 1 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग, कितना आ जाएगा बेटा 2, ऐसे। इस प्रकार से टाउ की वैल्यू बच्चों अगर मैं देखूं तो ये 2 यहाँ से कैंसिल होकर 2x को बना दिया। टाउ की वैल्यू बच्चों ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग जिसकी बेस ई होगी 2। यहाँ पर बच्चों नेचुरल लॉग को एलियन भी सिंपली लिखा जाता है, तो 2 डिवाइडेड बाई एलियन 2, ऐसे। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और बच्चों इस आंसर को अगर ऑप्शन से मैच कराएं तो करेक्ट मैचिंग हम देखते हैं क्या होना चाहिए यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट मैचिंग होगा 2 डिवाइडेड बाई लॉग 2, दिस विल बी ऑप्शन डी, ओके। करेक्ट चॉइस विल बी हियर ऑप्शन डी, 2 डिवाइडेड बाई लॉग 2 यूनिट होगा सेकेंड। Option D would be the correct choice in this particular question. Now let's enjoy question number next one. Now we have question number 42. Question number 42 बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है अ लॉस फ्री ट्रांसफार्मर, लॉस फ्री मतलब जिसकी इफिशियंसी 100% हो, ओके, आइडियल हो बिल्कुल, हैज 500 टन्स इन इट्स प्राइमरी में नंबर ऑफ टन्स बच्चों 500 उन्होंने दे रखा है, एंड 2500 इन सेकेंडरी, इट मीन्स सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टन दिया है 2500, प्राइमरी का 5 टाइम्स है, ओके। इसका मतलब स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर रहा होगा। कहा गया द मीटर्स ऑफ द सेकेंडरी इंडिकेट 200 वोल्ट एट 8 एम्पियर अंडर दीज कंडीशन। सेकेंडरी में वोल्टेज और सेकेंडरी में बच्चों करंट एक तरह से हमें दे दिया गया है। वोल्टेज जो शो हो रहा है सेकेंडरी में वो है 200 वोल्ट, ओके। यहाँ पर बच्चों 200 वोल्ट यहाँ वोल्टेज शो हो रहा है, और करंट जो शो हो रहा है वो हो रहा है सेकेंडरी के अंदर बेटा कितना, 8 एम्पियर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कहा गया है द वोल्टेज एंड करंट इन द प्राइमरी इज, बच्चों ऑब्वियसली जब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न बढ़ाए गए हैं तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर रहा होगा, यानी सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज़्यादा रहा होगा। सेकेंडरी में अगर 200 है तो प्राइमरी में 200 से कम आना है, ओके। प्राइमरी में बच्चों 200 से कम पक्का है आएगा, तो सब में ही 200 से कम है जितने भी ऑप्शन हैं। और सेकेंडरी में अगर करंट 8 एम्पियर है, उल्टा होता है, तो प्राइमरी में करंट बच्चों 8 एम्पियर से ज़्यादा होगा। इसका मतलब 8 एम्पियर से ज़्यादा अगर देखें तो सभी में है, निकालना पड़ेगा। बेटा अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो हम लोग क्या करते हैं,
वी एस अपान वी पी इक्वल टू आई एस, आई पी अपान आई एस, माफ़ करिएगा, आई पी अपान आई एस इक्वल टू एन एस अपान एन पी। इसको टर्न रेशियो कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं बच्चों। इसके ये इक्वेशन वैलिड होता है, ये इक्वेशन वैलिड होता है अगर आइडियल का केस है तो, जो यहाँ बताया गया है कि भाई आइडियल है। अब देखिए बच्चों, सेकेंडरी में 200 वोल्ट, प्राइमरी में कितना मुझे नहीं पता, प्राइमरी में कितना करंट आई डोंट नो, सेकेंडरी में कितना करंट ये हमें पता है, दिस इज 8 एम्पियर। ओके, यहाँ पर बच्चों सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्म 2500 और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न यहाँ के अंदर दिया गया 500। ओके बेटा, यहाँ के अंदर इस प्रकार से मैं क्या देख रहा हूँ, ये 5 बार जाएगा, यानी कि 5/1 यहाँ के लिए हो गया। अब अगर मुझे Vp निकालना है, प्राइमरी में वोल्टेज कितना होगा, तो यहाँ से और यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 5। 200 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे बच्चों, ये आ गया 40 वोल्ट। ओके, अच्छा यहाँ पर करंट कितना होगा प्राइमरी में अगर मुझे देखना, तो यहाँ से देख लूँ 8 × 5, यानी कि बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा 40 एम्पियर। यहाँ पर कोइंसिडेंस ऐसा है कि न्यूमेरिकली दोनों सेम आ गए। ओके, तो ऑप्शन वाइज अगर मैं यहाँ टैली कराऊँ बेटा, तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए होगा, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, ये होगा बच्चों ऑप्शन बी। ओके, correct choice that we will consider here in this particular question, this will be option. Now we have question number 43. Question number 43 आपके सामने आ गया बेटा, देखें आप लोग। करा दी ग्राफ given below depict the dependence of two reactive impedances x1 and x2 on the frequency of alternating EMF applied individually to them. ओके, वी कैन से देन से दैट, यहाँ पर बच्चों पहला ग्राफिक्स, यहाँ इम्पीडेंस कोई सा है, यहाँ इसको x1 लिखा गया है और ये फ्रीक्वेंसी पे इसका डिपेंडेंस ऐसे दिखाया गया है, ग्राफिक्स ऐसे हाइपरबोलिक ढंग का है। और दूसरे में जो यहाँ इम्पीडेंस है x2, इम्पीडेंस नहीं रिएक्टेंस कहिए जो है, यहाँ के अंदर बेटा ये फ्रीक्वेंसी पे जो डिपेंड कर रहा है वो लीनियर जा रहा है। तो हमें ये पता है अगर हम एक्सीएल निकालते हैं, प्योर इंडक्टर अगर है तो उसके लिए एक्सीएल हमारे पास होता है बच्चों 2πfl, यानी एक्सीएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है, जो कि यहाँ से रिजेंबल कर रहा है, ग्राफ लीनियर है। और यहाँ अगर कैपेसिटिव सर्किट होता प्योरली तो XC = 1/2πfc, यहाँ XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F होता है। तो बच्चों ये देखिए, अगर ये रिलेशन है तो ग्राफ ये आना चाहिए, यानी कि जो पहला हमारा ये ग्राफ है, ये बच्चों किसी कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसी इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बच्चों एक एक करके चेक करते हैं। पहला कह रहा है x1 इज एन इंडक्टर एंड x2 इज अ कैपेसिटर। x1 इंडक्टर, x2 कैपेसिटर, नहीं उल्टा बोल रहा है। बी में कहा गया x1 इज रजिस्टर, नहीं रजिस्टर का यहाँ नाम ही नहीं होगा, x1 इज अ कैपेसिटर एंड x2 इज एन इंडक्टर, ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 44। Question number 44 says here, the phasor diagram of current and voltage for a circuit shown is as shown. Okay, यहाँ पर बच्चों करंट और वोल्टेज के बीच का एक फेजर डायग्राम बना के हमको गिवन है। वो कैसे दिया गया, इस तरह से दो एरोज बनाए गए हैं, दो वेक्टर टाइप स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। यहाँ पे बच्चों ERMS मतलब RMS वोल्टेज दिया होगा, RMS EMF दिया है, ये 20 वोल्ट है। ओके, और RMS करंट सर्किट का दिया गया है, दिस इज इक्वल टू 25 एम्पियर। ओके, हमसे कहा गया है कि इसको देख कर द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट विल बी, बच्चों इसमें ये एंगल यहाँ 45 दिखाया गया है,
स्पष्ट रूप से एक चीज देखा जा सकता है कि करंट जो है वो वोल्टेज से लैग कर रहा है, या कह लीजिए वोल्टेज जो है वो करंट से लीड कर रहा 45 डिग्री। तो बच्चों अगर यहाँ वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता, मैं कहता सर्किट जो है वो प्योरली यहाँ के अंदर कैसा है, प्योरली इंडक्टिव है, अगर 90 डिग्री का लीडिंग होता वोल्टेज का तो। लेकिन यहाँ पर 90 नहीं 45, इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस भी मिक्स होगा। तो बच्चों बेसिकली पहले अगर कॉन्सेप्ट से मैं देखूं तो बच्चों यहाँ पर ये सर्किट मुझे लग रहा है एल आर सर्किट जैसा, एल आर सर्किट प्योर एल होता तो यहाँ पर जो करंट है वो 90 डिग्री लैग कर जाता, और प्योर आर होता तो करंट और वोल्टेज साथ साथ होते, लेकिन बीच में है तो एल आर सर्किट होगा। मे बी इसकी एक संभावना ये बन रही है कि एल सी आर सर्किट ये हो, और जहाँ पर बच्चों वी एल की वैल्यू वी सी से क्या हो जाए ज़्यादा। ऐसे केस में भी वी एल माइनस वी सी बच्चों क्या करेगा, करंट से लीड करेगा। यहाँ पर नेट वोल्टेज वी एल माइनस वी सी, वी एल और वी सी का जो नेट वोल्टेज होगा जो मैंने बताया था वो बच्चों यहाँ के अंदर ऐसे आ जाएगा वी एल माइनस वी सी, और ये करंट से क्या करेगा, लीड करेगा। नेट वोल्टेज ऐसे कहने का मतलब नेट वोल्टेज यहाँ भी 45 डिग्री लीड कर सकता है। तो यहाँ पर ये या ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ के अंदर जो प्रिसाइज और करेक्ट होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, now we have question number 45. Question number 45 says a sinusoidal AC current flows through a resistor of resistance capital R. The peak current is IP, then power dissipated is. बच्चों किसी AC सर्किट में जो पावर के लिए हमारा ऑप्शन होता है, पावर के लिए जो इक्वेशन होता है, जनरली हम एवरेज पावर की बात करते हैं जब कुछ भी ना लिखा जाए तो। ऐसे पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या होता था, जैसे यहाँ करंट को आई से दिया है, ये होता था बेटा आई आर एम एस, या ऐसे लिखें सीधा सीधा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ऐसे उन्होंने हमको जो है यहाँ पे दिया है कि जो सर्किट हमारा प्योरली रजिस्टर है, ओके, थ्रो ये रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एसी सोर्स जो एक रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात होगी तो बच्चों V और I सेम फेज में होंगे, यानी फाई की वैल्यू 0 डिग्री होएगी। यहाँ के अंदर P की एवरेज वैल्यू हो गई VRMS, को हम लिख सकते हैं VRMS को, जैसा कि यहाँ V का नाम तो नहीं लिया है, VRMS को बच्चों लिख सकते हैं IRMS, या ऐसे लिख दें V के जगह पर हो जाएगा IRMS इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ के अंदर बेटा हो गया आर, आई इंटू आर दैट इज वी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई आई आर एम एस। कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि कॉस 0 का केस है। बेटा ये हो गया आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पर आई आर एम एस और पीक करंट में क्या रिलेशन होगा, इसके जगह पर लिख सकते हैं आई पी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में 2, ये होगा ना। अगर पीक वोल्टेज पीक करंट आई नॉट होता तो मैं लिखता आई नॉट बाई स्क्वायर रूट 2, और पीक करंट को यहाँ आई पी दिया तो मैं लिखूंगा आई पी बाई स्क्वायर रूट 2। इतने का हो जाएगा स्क्वायर इंटू क्या हो गया कैपिटल आर। मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आई पी का स्क्वायर इंटू आर दिस होल मच बाई 2। सिंप्लीफाई करके लिखें तो पावर की एवरेज वैल्यू जो यहाँ कंज्यूम होएगी वो हो जाएगी बच्चों हाफ आई पी का स्क्वायर इंटू आर। यही हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन से अगर मैचिंग कराएं तो करेक्ट मैचिंग जो मुझे दिख रहा है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन ये। ओके, करेक्ट मैचिंग दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बट यहाँ अगला क्वेश्चन तो बचा ही नहीं, 45 ही था पेपर में। आई होप बच्चों आप लोगों ने इस टेस्ट को एंजॉय किया होगा, और जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स रहे होंगे, आपके दिमाग में अभी डाउट रहा होगा, वो इस सॉल्यूशन के बाद क्लियर हो गया होगा। ओके, ठीक है, अगले टेस्ट की तैयारी आप लोग करते रहो। और इसी के साथ हम बस वही बात लास्ट में बोलेंगे, पढ़ते रहिए,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।